कि मैं दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर सकूं कि आजाद हिंद फौज अब बिल्कुल तैयार है। ये आवाज है उस महान क्रांतिकारी की जिन्होंने अपनी बहादुरी और देशभक्ति के जज्बे से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने भारत की पहली स्वतंत्र आर्मी आजाद हिंद फौज को खड़ा किया था, जिनके सम्मान में दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह अडोल्फ हिटलर भी सर झुकाता था और जिन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली आजाद हिंद सरकार भी बनाई थी। न सिर्फ भारत की आजादी बल्कि दूसरे विश्व युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नेताजी की विचारधारा अहिंसा से आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की तिकड़ी से बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने देश के युवाओं में मातृभूमि के लिए प्रेम और बलिदान की भावना को जागृत करने का कार्य किया था। भारत में अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन काफी प्रेरणादायक है और आज हम उनके इसी देश प्रेम, वीरता और बलिदान की बात करेंगे और नेताजी की कहानी आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाएगी। लेकिन साथियों, नेताजी की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। साल था 1897। एक तरफ भारत में 56 अकाल का दौर चल रहा था, जिसमें 70 लाख भारतीय भूख और प्यास से तड़पकर मारे गए थे और अंग्रेज सरकार को देशवासियों के इतने बुरे हालात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं ओडिशा के कटक गांव में ऐसी आंधी आई थी जो आने वाले समय में ब्रिटिश हुकूमत की कमर तोड़कर रखने वाली थी और इस आंधी का नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कटक के मशहूर वकील थे। वहीं मां थी प्रभावती देवी। सुभाष 14 भाई बहनों में 9वें स्थान पर थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी स्कूली शिक्षा रेवेन्यू कॉलेजिएट स्कूल से की और फिर कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां का ब्रिटिश प्रोफेसर भारतीय छात्रों को बिना वजह बेइज्जत करता है, तो उन्होंने गुस्से में अपनी चप्पल उतारी और प्रोफेसर को पीट दिया, जिसके चलते उन्हें निष्कासित कर दिया गया। वर्ष 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने लंदन चले गए, जिसमें उनका चयन भी हो गया। लेकिन उन्हें अंग्रेजों के साथ काम नहीं करना था, इसलिए साल 1921 में वो इतनी प्रतिष्ठित नौकरी ठुकराकर भारत लौट आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी दौरान उनकी मुलाकात बंगाल के क्रांतिकारी चित्तरंजन दास से हुई, जिन्हें आगे चलकर नेताजी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। अगले कुछ सालों में उन्होंने युवा नेता के रूप में बंगाल में कई क्रांतिकारी आंदोलनों की अगवानी की और स्वराज नाम से अपना अखबार शुरू करके उसमें अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर लिखना शुरू कर दिया। नेताजी की लिखावट हमेशा तथ्यों के आधार पर होती थी, इसलिए अंग्रेज उनके न्यूज़पेपर के खिलाफ चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और साल 1925 में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित बताकर उन्हें मांडले कारागार में भेज दिया गया, जहां वो तपेदिक यानी टीबी की जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि रिहा होकर स्वतंत्रता की लड़ाई को और तेज कर दिया। साल 1930 में नेताजी को कलकत्ता के मेयर के रूप में चुना गया। इसी साल उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके चलते अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साल 1931 तक जेल में उनकी तबीयत काफी खराब होने लगी और अंग्रेजों को यह डर था कि अगर उनकी मौत जेल में हो गई तो भारतीय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने नेताजी को रिहा कर दिया, जिसके बाद जेल आने जाने का सिलसिला जारी रहा और वो करीब 11 बार जेल गए। लेकिन उनका लक्ष्य था देश को आजाद कराना और अब वो अनस्टॉपेबल हो गए थे। वो विदेश जाकर कई बड़े नेताओं से मिलते और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनकी मदद मांगते और वहीं उनके भाषणों से देश के युवाओं का खून खौल उठता था। हालांकि महात्मा गांधी की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस के आइडियाज कुछ खास पसंद नहीं आते थे। ऐसे में पंडित नेहरू और नेताजी बोस में हमेशा नेहरू की तरफ उनका ज्यादा झुकाव था।
वहीं अहिंसा के रास्ते में अब नेताजी को भी कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल ब्लॉक नाम की एक पार्टी बनाई और 1940 में वो कांग्रेस से अलग हो गए। इस बीच जुलाई 1940 में सुभाष चंद्र बोस एक कूच का नेतृत्व कर रहे थे, तभी अंग्रेजों ने उन्हें एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया, लेकिन जेल में उन्हें सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल कर दी और कहा कि मुझे रिहा करो वरना मैं जीना छोड़ दूंगा। कई दिनों तक भूखे रहने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और ब्रिटिश सरकार ने हार मानकर उन्हें जेल से रिहा कर दिया और हाउस अरेस्ट में रखा, जहां ब्रिटिश पुलिस वाले उन पर दिन रात नजर रखते थे। इस बीच नेताजी ने बाहर खड़े पुलिस वालों तक खबर पहुंचाई कि मैं कुछ दिन एकांत में बिताना चाहता हूं, इसलिए मुझसे मिलने घर मत आइएगा। लेकिन असल में वो अपनी दाढ़ी मुंह चुका रहे थे और 17 जनवरी की रात उन्होंने पठानी सूट पहनकर अपना वेश पूरी तरह से बदल दिया और उसके बाद गेस्ट हाउस से भाग निकले और अफगानिस्तान चले गए, जहां उन्होंने गूंगे बहरे पठान का किरदार निभाते हुए सोवियत यूनियन के बॉर्डर तक का सफर तय किया, जहां से मॉस्को जाने के लिए उन्होंने एक इटालियन आदमी ऑर्लैंडो मोजाटा का भेष धारण कर लिया और नकली पासपोर्ट के जरिए आसानी से अफगानिस्तान की बॉर्डर पार कर गए। यहां भारत में अंग्रेजों को 4 से 5 दिनों तक ये पता ही नहीं था कि नेताजी गायब हो चुके हैं और जब पता चला तब काफी देर हो चुकी थी। यहाँ मॉस्को में नेताजी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जर्मनी से मदद मांगने का प्लान बना चुके थे और सीधा तानाशाह हिटलर से मिलने पहुंच गए, क्योंकि नेताजी का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। हिटलर ने भी नेताजी के देश प्रेम और बेबाकी के कई किस्से सुने थे, इसलिए वो भी नेताजी से मिलने के लिए आतुर थे। ऐसे में 29 मई 1942 के दिन नेताजी और हिटलर की मुलाकात हुई, लेकिन असल में वो हिटलर नहीं बल्कि उसका बहरूपिया था, क्योंकि हिटलर को हमेशा अपनी जान का डर बना रहता, इसलिए वो दूसरे कमरे में बैठकर बातें सुनता था। लेकिन नेताजी बहरूपियों को पहचान गए और बोले कि मुझे हिटलर से मिलना है। फिर एक एक करके 3 और बहरूपिये हिटलर बनकर नेताजी के पास आए और नेताजी उन तीनों को पहचान गए कि वो नकली है। ऐसे में नेताजी को देखने के हिटलर की भी दिलचस्पी बढ़ गई और वह खुद उनसे मिलने पहुंचा। तभी नेताजी ने हिटलर से कहा कि आप अपनी आर्मी के साथ भारत में ब्रिटिशर्स पर हमला करो, क्योंकि इस वक्त भारत ब्रिटिशर्स एम्पायर का दिल है। जो धड़कना बंद हो गया तो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश एम्पायर पूरी तरह से हिल जाएगा। लेकिन हिटलर ने कहा कि मैं ब्रिटेन में इन पर हमला करके इन्हें कमजोर बनाता हूं, आप भारत में कीजिए। साथ ही उसने जर्मनी में कैद 400 इंडियन प्रिजनर्स को रिहा कर दिया और नेताजी से कहा कि जापान के साथ आपकी मीटिंग मैं करवाता हूं और अपनी हाई क्लास सबमरीन यानी पनडुब्बी में बैठाकर उन्हें सुमात्रा आइलैंड भेजा। इसी के साथ नेताजी एक सबमरीन में बैठने वाले पहले इंडियन बन गए। खैर, सुमात्रा में जापान आर्मी ने उनके लिए एक प्लेन का बंदोबस्त किया, जिसमें सवार होकर नेताजी टोक्यो पहुंचे, जहां उन्होंने मीटिंग में जापान के प्रधानमंत्री तोजो हिदेकी को प्रभावित कर दिया, जहां उसके बाद से जापान ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सभी भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया और इन सैनिकों के साथ नेताजी ने यहीं पर बनाई आजाद भारत की पहली सेना, आजाद हिंद फौज। उस वक्त जापान और सिंगापुर के बीच युद्ध चल रहा था और सिंगापुर में 85,000 ब्रिटिश सैनिक थे, जिसमें 45,000 तो भारतीय थे। ऐसे में नेताजी ने जापान के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जब आप सिंगापुर में बम गिराओ तो उसके साथ कुछ पंपलेट फेंको, जिसमें हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में लिखा हो, तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों के गुलाम बनकर उनसे लड़ते रहोगे। जिससे वहां भारतीय सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया और जापान को सिंगापुर में जीत मिल गई। इसके साथ ही 40,000 से ज्यादा सोल्जर्स आजाद हिंद फौज के सदस्य बन गए, जिन्हें पैसे और हथियार जापान सप्लाई कर रहा था। हालांकि वादे के मुताबिक आजाद हिंद फौज को जापान के साथ मिलकर वर्मा और मणिपुर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध लड़ना था, लेकिन नेताजी ने अपनी सेना से वादा किया था कि वो 1 साल के अंदर इस फौज को भारत की सरजमी पर लेकर आएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स से जीते अंडमान और निकोबार आइलैंड नेताजी को भेंट में दिए, जहां आजाद हिंद फौज के साथ नेताजी की आजाद हिंद सरकार ने कदम रखा। जहां 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन किया, जिसमें वह स्वयं राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री थे। इस अंतरिम सरकार ने न केवल जापानियों के साथ समान स्तर पर बातचीत करने में उन्हें सक्षम बनाया, बल्कि इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने और इसके समर्थन के लिए पूर्वी एशिया में भारतीयों को लामबंद करने में मदद की। बता दें कि जब नेताजी अंडमान निकोबार पर आजादी का तिरंगा फहरा रहे थे, तब पूरे देश में आजादी को लेकर नई उम्मीदें भी जाग उठी थीं और भारत की मुख्य भूमि पर भी लोग आजाद हिंद फौज से जुड़ने लगे थे। मगर नेताजी ब्रिटिशर्स पर हमला करने ही वाले थे कि 30 अप्रैल 1945 को एक खबर आती है कि एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली,
जिसके 3 महीने बाद अमेरिका जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा देता है, जिससे जापान की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ जाती है और वे आजाद हिंद फौज की फंडिंग रोक देते हैं। इन सभी कारणों की वजह से आजाद हिंद फौज के कई सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, लेकिन नेताजी की ये पहल यहीं पर विफल नहीं हुई और ब्रिटिश आर्मी में मौजूद भारतीय सैनिकों और नाविकों यानी नेवी अधिकारियों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी का सहयोग आंदोलन भी चल रहा था। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में भी ब्रिटिशर्स की हालत खराब हो गई थी। यानी कुल मिलाकर अब भारतीयों ने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया था। इसलिए 1946 में उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया और 15 अगस्त 1947 के दिन आखिरकार भारत को आजादी मिली। मगर देश की आजादी का जश्न मनाने से पहले ही नेताजी की मौत हो जाती है। दरअसल 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से बैंकॉक होते हुए सैगोन पहुंचे। वहां से आगे जाने के लिए एक भी जापानी विमान उपलब्ध नहीं था। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें एक जापानी बमवर्षक विमान में जगह मिली। हवाई अड्डे पर छोड़ने आए अपने साथियों से उन्होंने हाथ मिलाकर जय हिंद कहा और तेजी से कुछ सीढ़ियां चढ़कर विमान में सवार हो गए। लेकिन उड़ान भरने के कुछ देर में वो विमान क्रैश हो गया और नेताजी की मौत हो गई। हालांकि जब इस हादसे की खबर आई तो कई भारतीयों ने कहा कि ये ब्रिटिशर्स की एक चाल है। कुछ ने कहा कि वो जिंदा हैं और गुमनामी बाबा बनकर यूपी के फैजाबाद में रहने लगे हैं। ऐसे ही कई सवाल खड़े हुए, लेकिन नेताजी की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। तो अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। फिलहाल बात करते हैं नेताजी की अनूठी प्रेम कहानी की, जिसके बारे में शायद काफी कम लोग जानते हैं। तो साल था 1934। सुभाष चंद्र बोस उस वक्त ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में थे और उनकी पहचान कांग्रेस के योद्धा तौर पर होने लगी थी। तभी एक यूरोपियन प्रकाशन ने उन्हें द इंडियन स्ट्रगल किताब लिखने का काम सौंपा। लेकिन आजादी की लड़ाई में नेताजी काफी व्यस्त रहते थे, इसलिए उन्होंने एक सहयोगी की जरूरत महसूस हुई जिसे अंग्रेजी के साथ टाइपिंग भी आती हो। तभी उन्होंने 2 इंटरव्यू लेने के बाद 23 साल की एमिली शेंकल को जॉब दी थी और उस वक्त नेताजी की उम्र 37 साल थी और धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस के पोते सुगत बोस नेताजी पर लिखी अपनी किताब में बताते हैं कि इससे पहले कि नेताजी और प्रेम शादी के कई ऑफर थे, लेकिन उन्होंने किसी में दिलचस्पी नहीं ली थी। लेकिन एमिली की खूबसूरती ने सुभाष पर मानो जादू सा कर दिया था। एमिली ने सुगत बोस को इंटरव्यू में बताया कि प्यार की पहल सुभाष बोस की ओर से हुई थी और धीरे धीरे हमारे रिश्ते रोमांटिक होते गए। 1934 के मध्य से लेकर 1936 मार्च के बीच ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में रहने के दौरान हमारे रिश्ते मधुर होते गए। फिर जब नेताजी आजाद हिंद फौज बनाने के काम से जापान, जर्मनी और भारत का सफर करते थे तो दोनों एक दूसरे को मधुर खत लिखा करते थे और 26 दिसंबर 1937 के दिन नेताजी और एमिली ने ऑस्ट्रिया के बादगिस्तान में शादी की थी। हालांकि उन्होंने इस शादी को सीक्रेट रखा क्योंकि नेताजी चाहते थे कि उनके पारिवारिक जीवन का असर स्वातंत्र्य संग्राम पर ना पड़े। खैर 29 नवंबर 1942 के दिन एमिली ने एक बेटी को जन्म दिया और नेताजी ने उसका नाम अनीता रखा। नेताजी अपनी बेटी को देखने के लिए दिसंबर 1942 में वियना पहुंचे थे, जिसके बाद वो एक ऐसे मिशन पर निकले जहां से वो कभी अपनी बेटी के पास वापस नहीं लौट पाए। जिसके बाद साल 1996 तक अपने दम पर एमिली ने अनीता को काफी अच्छी परवरिश दी और आज अनीता ने एक इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर और पॉलिटिशियन के रूप में अपने पिता का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में आजादी के लिए उनका प्रिय नारा यानी जय हिंद जरूर लिखिए। नेताजी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाली जीवनी से आपको प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के साथ लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।